गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके कैरियर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहला लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे साइंस के बारे में। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस होती क्या है। देखो, हम इस लेक्चर में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पहले हम उनको कवर करेंगे और लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचेगा उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस जो है, साइंस वर्ड जो है, इसको हम साइंस को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक आ जाती है फिज़िकल साइंस और दूसरी आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आती है। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें आते हैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। फ़िज़िक्स जो है ये डील करती है फिज़िकल साइंस, फ़िज़िक्स जो डेली लाइफ में लॉ ऑफ मोशंस हो गई, इनर्शिया हो गया, इन सब चीज़ों से डील करता है। और केमिस्ट्री जो है ये जो जितने भी केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं उनसे डील करती है। और बॉटनी जो है इसको हम ब्रॉडली कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जो ज़ूलॉजी है इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल, ठीक है। सेल क्या होता है? हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ जो है वो लाई करती है। इसी तरह से अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी साइंस में जो है सबसे छोटी चीज़ जो मानी जाती है जिसको स्टडी किया जाता है वो है सेल। तो सेल जो है, स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज साइटोलॉजी। और सेल जो है इसको हम मानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी लिविंग थिंग जो है उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिक कंपोनेंट मिलता है वो है सेल। और सेल जो है इसको माना जाता है कि एक सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सिंगल सेल जो होता है वो भी पूरे लाइफ फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सफिशेंट है। इसी चीज़ को देखते हुए क्या कहा गया है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और सेल जो है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। Robert Hooke discovered the cell for the first time in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है वो सेल को डिस्कवर किया। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसमें कि कौन सा सेल जो है वो लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कौन सा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है। तो देखो, लार्जेस्ट सेल जो है यूनिवर्स में, लार्जेस्ट सेल यूनिवर्स में जो है वो है ऑस्ट्रिच सेल, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो वर्ड है उसका जो एग होता है उसको कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट सेल यूनिवर्स का, होल ऑफ द यूनिवर्स में। स्मॉलेस्ट सेल जो है उसको बोला जाता है बैक्टीरियल सेल, और उसमें बैक्टीरियल सेल में भी माइकोप्लाज्म गैलियोस्पेक्ट्रम जो है इसका सबसे छोटा सेल माना जाता है। ह्यूमन बॉडी में ये वैसे ही एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कि विच वन इज़ द ह्यूमन्स बॉडीज़ लार्जेस्ट सेल। तो उसमें बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उनके बारे में कहा गया होगा। और अगर आपको वहाँ पे न्यूरॉन सेल या नर्व सेल मिलेगा तो दिस सेल इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल इन केस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल, तो ये आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो भी ब्लड सेल्स होते हैं उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे छोटे सेल माने जाते हैं,
ठीक है। लार्जेस्ट गैमीट सेल, ये जो वर्ड गैमीट है ना, ये वो वाले सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो लार्जेस्ट गैमीट सेल जो है इसको माना जाता है ओवम। ओवम इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एग। सिंगल जो रिप्रोडक्टिव एग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवम। और स्मॉलेस्ट गैमीट सेल जो है ये क्या है, स्पर्म। स्मॉलेस्ट गैमीट सेल जो है ये स्पर्म है। अगेन स्पर्म इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जो सेल है, सेल जो है, देखो सेल में भी डिस्कवरीज की अगर हम बात करें, एक था लिविंग सेल और एक था डेड सेल। तो सेल जो है इसको पहली बार डिस्कवर्ड किसने किया, देखो पीछे मैंने कहा कि सेल को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन था कि सेल जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीवॉन हुक। लीवॉन हुक जो है इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था अनियन पील से। प्याज का जो छिलका होता है वहाँ से उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक जो है जिन्होंने 1665 में जो सेल डिस्कवर किया था वो कौन सा सेल था, डेड सेल। और उसको कॉर्क टिश्यू से निकाला गया था। प्लांट की जो स्टेम होती है ना, प्लांट की जो स्टेम है उसके ऊपर जो एक लेयर होती है, वहाँ से उन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड स्किन, जैसे हमारी बॉडी की बाहर वाली साइड पे भी स्किन होती है तो वो एक डेड स्किन होती है, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर जो होती है वो डेड होती है। तो सिमिलरली प्लांट की जो स्टेम होगी वहाँ का जो आउटर लेयर होगा, वहाँ पे जो स्किन टिश्यूज़ उनको मिले उसमें से जो सेल डिस्कवर किया गया उसको क्या माना गया, डेड सेल। तो पहले डेड सेल डिस्कवर किया गया था, लेटर ऑन लिविंग सेल जो है उसको भी डिस्कवर किया गया। और सेल की थ्योरी भी दी गई थी। 1838 से लेकर 1839 के बीच में एक सेल की थ्योरी आई थी जिसमें कहा गया था कि सेल जो है ये लिविंग जितने भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। सेल थ्योरीज जो हैं ये डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से दी हैं, जिसमें कहा गया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है सेल की वो किसने दी है, शेल्डन एंड स्वॉन ने। तो इसमें कहा गया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना, सब की सब लिविंग थिंग्स जो हैं मेड अप ऑफ सेल्स एंड कंपोनेंट ऑफ सेल से बनी हुई हैं। देखो कोई भी एक छोटी कंपोनेंट ले लो, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटे छोटे वो सेल्स देखने को मिलते हैं। और जैसे बैक्टीरिया हो गई या सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म हो गए तो उसमें जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा वो भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सफिशेंट है। तो जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नया सेल बनता है, देखो अगर नया सीड, एक प्लांट है उस पे सीड्स लगते हैं, उन्हीं सीड्स में भी कुछ ना कुछ सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं पेरेंट प्लांट के। फिर हम जब उस सीड को उगाते हैं तो सिमिलरली सेम प्लांट जो है एग्जिस्ट करता है, उसी सीड से ग्रो करता है। तो जो पुराने सेल्स हैं वही कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहे हैं न्यू सेल्स को। तो इसलिए कहा गया कि जितने भी सेल्स हैं वो फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इस पोर्शन से कम, इसमें से तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि सेल होता क्या है। और अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सेल्स की तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इसी पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल्स। देखो ये एक सिंपल सी डायग्राम है, इसमें एक सिंपल प्लांट सेल की बात की गई है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर लेयर है ना, ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाहर वाली लेयर है। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस में ये जो ब्लैक डॉट सा जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो पूरा ब्लैक सर्कल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो सेंटर वाला सर्कल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। देन पाइपोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये जो है रफ एंड स्मूथ भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं। और इसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। एक सेल वॉल होती है, एक क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। देन गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइटोसोल होता है, सेल के अंदर का जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल।
ठीक है। और साइटोसोल जो है ये एक लिक्विड सा होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये फ्लोट कर रहे होते हैं। क्लियर। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में साइटोसोल है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, प्रोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये फ्लोट कर रही हैं। क्लियर। ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल को, देखो सेल वॉल एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ किस में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। ये ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो है ये स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, और ये सिर्फ खाली प्लांट सेल में देखने को मिलती है और मेड ऑफ डेड सेल्स। इसमें सेलुलोज होता है और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसलिए इसको डेड सेल माना जाता है। मतलब इससे अगर ये प्लांट की स्टेम में से निकल भी जाए, सेल वॉल निकल भी जाए, तब भी सेल जो है वो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन से सेफ रहता है। और ये परमिएबल होती है, तभी जब हम लकड़ी को पानी में डालते हैं तो लकड़ी जो है वो पानी को सोक कर लेती है। तो मीन्स परमिएबल मीन्स इसके अंदर पानी या कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो अंदर जा भी सकते हैं और अंदर वाले कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर आ भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। जैसे जैसे वहाँ पे डायग्राम में जो चीज़ें आपने देखी हैं हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी देखने को मिलती है, एनिमल सेल में भी देखने को मिलती है, और ये लिविंग होती है। और इसका टेक्सचर जो है ये बनी किससे होती है, फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोफैट से बनी होती है। ठीक है, फॉस्फोरस फैट्स और फॉस्फोलिपिड से। ये सेमी परमिएबल होती है। देखो यहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा परमिएबल। परमिएबल मीन्स यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, मैक्सिमम इसमें इन एंड आउट होता रहता है सब्सटेंसेस का। जब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल की तो यहाँ पे मतलब आ जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस इसके अंदर जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं इससे बाहर आते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस ये एब्सेंट होता है आरबीसीज। हमारे आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता। ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे सेल का। हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है न्यूक्लियोलस। इसको डिस्कवर किसने किया था, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, बट न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ सेल। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी का जो मेन सेंटर है वो क्या है, ब्रेन। सिमिलरली जो सेल है उसमें भी कुछ ना कुछ एक मेन सेंटर होगा ना जहाँ से सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसकी हेल्प से सारे फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस जो है ये 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बनता है। ठीक है, और वो क्या क्या हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोलस में 2 ही चीज़ें जो हैं वो मेन पाई जाती हैं, वन इज़ डीएनए एंड अदर वन इज़ आरएनए। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। देखो डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें, डीएनए जो है ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनकी एब्रीवेशन कभी कभी आपको आ सकती है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है, और राइबोज, आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये मॉडल किसने डिस्कवर किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। और जो आरएनए है इसका मॉडल किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक एंड मेजर ने। ये इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने वाले हैं वो हैं इनकी एब्रीवेशन, इनको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, इनका मॉडल जो है वो किसने दिया। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है इसमें डीएनए जो है कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो न्यूक्लियोलस में मिलता है, दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। और अगर हम आरएनए की बात करें, ये न्यूक्लियोलस में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर का जो खाली स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वहाँ पे आपको आरएनए देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें
तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिक्स है, और जो आरएनए है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। डीएनए जो है, डीएनए का ये डीएनए में कुछ दी गई चीज़ें होती हैं, सर्टन जीन्स दिए होते हैं जिनके मतलब एटी इनमें ना कॉम्बिनेशंस बनते हैं ATN-CG। तो इनके बीच में ये 2 लाइंस डाली हैं, इनके बीच में 3 लाइंस डाली हैं, तो मीन्स ये बॉन्ड्स होते हैं। और ए का मतलब होता है एडेनिन, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। T मीन्स थायमिन होता है, C मीन्स साइटोसिन एंड G मीन्स ग्वानिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और साइटोसिन एंड ग्वानिन जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सम टाइम आपको एडेनिन की जगह एडेनोसिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं mRNA या RNA या फिर tRNA। देखो M जहाँ पे लिखा होगा आरएनए के आगे मीन्स मैसेंजर आरएनए है, जो इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर लेके जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोलस के अंदर। और जो आरएनए है ये इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं सेल में, उनके अंदर जो आरएनए मिलता है उसको बोलते हैं राइबोसोम वाला आरएनए। और जो tRNA है ये ट्रांसफ़र करता है। ये किसका काम करता है, ट्रांसफ़र का, कुछ मटेरियल्स को अंदर लाना और बाहर लेके जाना। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। देखो स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स, ठीक है। आरएनए जो है तो वो तो सिंगल हेलिक्स इसी तरह से होगा। और ये सपोज करो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, डबल हेलिक्स किसका हो गया, डीएनए का। इस पे ऐसे डॉट से बने होते हैं, एक साइड पे एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा, ग्वानिन होगा, तो आपस में इनके बॉन्ड्स बने होते हैं बीच में। इसी तरह से ये एक डबल हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्ट करता है। और इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है इनको किसने डिस्कवर किया था, पुरकेंजे ने, ठीक है। पुरकेंजे जो है इन्होंने डिस्कवर किया क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स जो हैं ये अटैच्ड होते हैं किसके ऊपर, डीएनए पे। क्रोमोसोम्स जो हैं ये उनका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है ये। और क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, स्ट्रैंड पे। किसके स्टैंड पे, डीएनए के स्टैंड पे। और ये हमेशा आपको पेयर्स में ही दिखते हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाऊँ ना सेंटर में ऐसे और ये ऐसे, ये आपको इस तरह से पेयर में देखने को मिलेंगे। और ये विजिबल कब होते हैं, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। देखो आपने मे बी 8th स्टैंडर्ड की क्लास में पढ़ा होगा, सिंगल सेल्स जो होते हैं लाइक अमीबा जो होता है, ऐसे सपोज एक अमीबा है, और अगर इससे नया सेल बनना होगा तो अमीबा जो है इस तरह से पहले कर्व बनाता है एक, फिर धीरे धीरे वो जो सेल है वो उससे कट होके अलग हो जाता है। तो जब सेल जो है वो डिवाइड होने की पोजीशन में होता है, ठीक है, मतलब पुराने सेल से नया सेल बनने की कगार पे है, तो उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं, उसमें 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन इसके क्रोमोसोम्स के। और टोटल कितने होते हैं, अगर आप उसको सिंगल काउंट करोगे तो 46, और अगर आप पेयर्स में काउंट करोगे तो कितने बन जाएंगे, 23, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं, तो वो कितने हैं, 23 पेयर्स हैं, और सिंगल कितने हैं, 46। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। एक होते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे कौन से होते हैं, एलोसोम्स। ये वर्ड जो है ना, ऑटोसोम और एलोसोम, देखो एलोसोम वाले जो होते हैं ना ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ऑटोसोम्स तो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम ही होते हैं। जो डिफरेंस लाते हैं मेल एंड फीमेल में वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं, एलोसोम्स वाले। क्रोमोसोम्स जो हैं ये इक्वल होते हैं मेल एंड फीमेल में, दोनों में ही। ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स जो हैं 22 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स जो हैं इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एलोसोम्स में एक ही पेयर आता है। अगर तो 22 पेयर्स में ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स में कहीं पे कुछ खराबी होती है तो उससे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकली डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। किसी की आंख खराब होना, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, तो वो ऑटोसोम्स की वजह से होता है। और अगर हम बात करें एलोसोम्स, देखो एलोसोम एक ही पेयर होता है, मेल जो है उसमें एक्स और वाई होता है, और फीमेल जो है उसमें एक्स एक्स होता है। और अगर किसी भी इंसान में जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में अगर हम मेल की बात करें तो उनमें क्या है, 22 ऑटोसोम्स हैं, और एक पेयर जो है वो एक्स वाई एलोसोम्स का है।
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में।